भारतीय लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है सभ्यता का रहस्य और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती, जैसे कि लोग सुबह सुबह उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं। दिमाग की कमजोरी इसका कारण है या कुछ और। लोग किताबों के पीछे इतना क्यों हैरान होते हैं। लेकिन इस समय मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न ये है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या हैं। सरसरी नजर से देखिए तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल ही नहीं होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जितना जान पड़ता है। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोक या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो क्या उन गोरों को भी सभ्य कहना ठीक होगा जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को छेड़ते रहते हैं। क्या उन गोरों को सभ्य कहना सही होगा? कभी नहीं। ये तो सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है। उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है। मेरे गिने चुने मित्रों में से एक मित्र है राय रतन किशोर। बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्चे के लिए काफी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले को ही भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुत चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किया जाए रियासत शांत नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो ये है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में करते नहीं जितना कि अपने खाते में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल की राय साहब की नेक निधि पर संदेह कर सकें। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को कोई शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से वो यहाँ नहीं आ सका, इसलिए उसको डांट पड़ रही थी। राय साहब ने कहा, जब हम तुम्हें दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हजूर एक मेहमान आ गए थे इसलिए नहीं आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार आगे से कभी ऐसा खता नहीं होगी। राय साहब ने कहा, बक बक मत करो, 2 रुपए जुर्माना होगा। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपए जुर्माना और ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। ये एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया नहीं था, तो उसे ये दंड मिला। पर घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। किसे खबर होती कि वो रात को यहाँ था भी या नहीं। पर गरीब बेचारा इतना चंट नहीं था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणी का खर्चा भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे। फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन किसान मजदूर के लाने का अपमान नहीं सह सकता। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर नहीं था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वो रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं जितना द्वार पर बंधे हुए बैलों की मान रक्षा ना करना।
बैलों को बेचकर फिर वो कहाँ मुंह दिखा सकता है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब ने कहा, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूं, लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, लड़की की सगाई नहीं हो पाएगी, टाट से बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज बताएं। जाड़ों मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब ये तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हजार की चपत खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में वावेला मचा, आवाजें कसी गईं। किसी ने कहा नास्तिक है, किसी ने तो ईसाई बनाया, लेकिन मुझे इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो तो लकड़ी मुझसे लेते थे। पुश्तों से रस्म चली आ रही थी। वालिद ने तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते रहे। क्या हिमाकत नहीं थी ये? मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी बहुत लोग रोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं? लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में से कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाला राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदीद होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। बहुत सिफारिशें की गईं, पर राय साहब पर कोई असर नहीं हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर जब कोई बस नहीं चला तो रईस की स्त्री ने मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, अरे इतनी बेसब्र मत बनो। वो तुम्हें अपने दिल में क्या समझेंगी? कुछ अपनी इज्जत का ख्याल है भी या नहीं? माना की रकम बड़ी है और इसमें मैं एक बार में तुम्हारे सारे दिलों की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की भी कोई इज्जत होती है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातें मत करो, चली जाओ यहाँ से, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। राय साहब की बीवी ने कहा, ये तो मैंने पहले ही किया। बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी मेरे पैरों पर सिर रख कर रोने लगी। राय साहब ने पूछा, ये कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे? स्त्री, अजी मैंने जाने ऐसी कितनी बातें कही, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया कोई? वादा? मैंने तो रुपए इस लेकर संदूक में रख दिए, नोट थे। राय साहब, कितनी जबरदस्त अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ देगा भी या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा? देना होता तो दे दी ना होती अब तक। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहाँ तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही हिमाकत। अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो ये सांप के मुंह में उंगली डालना है। ये भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। स्त्री, मैं जाकर लौटाए देती हूँ। राय साहब, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वो रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल से ले नहीं सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ
घास छीलकर खिलाई थी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जितनी। उतनी घास से क्या हो सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वो पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सुबह कहीं ना कहीं से उधार लेकर इनके लिए चारा ले आऊंगा। लेकिन जब 11 बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े थे। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ता कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वो उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र, अपना सहायक समझते हैं। बैलों की भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वो चोरी करते हुए भी चोर नहीं था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो नहीं काट रहा हूं। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने के लिए काफी था। चोर उतना काटता जितना वो उठा सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब? गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कुछ चोरी के इल्जाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से थाने का सिपाही उधर से जा रहा था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो उसे संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है? हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। थोड़ा काटा हो या बहुत? चोरी तो चोरी है। खेत किसका है? बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा शिकार फंस गया, इससे कुछ ऐंठा जाए। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां कुछ भी हत्थे नहीं चढ़ा तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब की के इजलास में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, ये मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। अरे शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ेगा। लोग तो यही कहते होंगे कि राय साहब के आदमी कैसे बदमाश हैं, चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता ना तो मैं तुझे हल्की सजा सुना देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं ये नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। ये कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में उस रईस को जमानत भी दिलवा दी। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में एक ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का काम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में ये सिर्फ नहीं है तो आप असभ्य हैं, गवार हैं, बदमाश हैं। यही है सभ्यता का रहस्य।